ठीक। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं थाइमस के ऊपर। जो हमारी थाइमस होती है वो कहाँ लोकेटेड है? हमारी जो थाइमस है वो लोकेटेड है हमारे हार्ट के ऊपर। हाँ, हार्ट के ऊपर होती है। देखिए ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, गोनेटोट्रोपिन, एक्रोमेगाली, ये सारी बातें, डायबिटिक, डायबिटीज, पीनियल ग्लैंड के बारे में बात हो गई है। थायराइड ग्लैंड अभी देखेंगे। पहला तो थाइमस है। थाइमस कहाँ पे है? ये आपका हार्ट है और हार्ट के ऊपर यहाँ, ठीक है। थायराइड पैराथायराइड को छोड़ते हुए पहले थाइमस पे आ जाते हैं। छोटी सी ग्लैंड है, पहले इसको देखते हैं। ये थाइमस है। इसकी खास बात क्या है? ये जो बचपन में तो खूब ज्यादा होती है। आपने लिम्फोसाइट्स का नाम सुना है? टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स सुना है नाम? यस सर। तो जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, उसमें से जो टी लिम्फोसाइट है वो मैच्योरेशन के लिए यहाँ आती है। जैसे आप पढ़ने के लिए कहीं कोचिंग में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ठीक है, यहाँ आ रहे हो, तो आपने कहा ऐसे ही थाइमस जो है वो ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड पे कौन आ रहा है? टी लिम्फोसाइट, और ये इम्यूनिटी इनको मिल जा रही है। ये हेल्पर होते हैं ना सर? टी तो 4 तरीके के होते हैं, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी। ये पूरा यहाँ आके अपना इनसे शिक्षा दीक्षा लेंगी, यानी पढ़ाई करेंगी, और पढ़ाई करके ये बन जाएंगी क्या? इम्यून सेल्स। टाइप बेल्ट लगा के पहुंच जाएंगी कि हाँ बताइए कहाँ इम्यूनिटी देना है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उम्र के साथ में ये थाइमस ग्लैंड जो कि हार्ट के ऊपर है ना, धीरे धीरे कम होने लगती है, छोटी होने लगती है, और आपके अंदर इम्यूनिटी वीक होने लगती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीजें हमें चाहिए। तो फिलहाल ये इम्यूनिटी में काम करती है थाइमस। आइए थोड़ा इसके बारे में और डिटेल जानकारी। सबसे पहली बात ओरिजिन, जैसा कि हम आपको हर बार ये बता रहे हैं, इसकी ओरिजिन उसकी ओरिजिन। तो इसकी ओरिजिन जो होती है वो होती है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये कैसा है? एंडोडर्मल ओरिजिन होती है थाइमस की, ठीक। कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स नियर हार्ट। इट इज अ सॉफ्ट पिंकिश बाइलोब्ड मास। अभी आपने देख लिया बाइलोब्ड मास है जो लिम्फोइड टिश्यू है। इट इज प्रोमिनेंट ग्लैंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे तो साफ साफ दिख रही प्रोमिनेंट है, बट ग्रेजुअली एट्रोफीज इन दैट, धीरे धीरे खत्म होने लगती है, ठीक है। Hessels corpuscles are spherical or oval bodies present in the thymus. They are phagocytic in function. पॉइंट पकड़िएगा, ठीक है। Hessels corpuscle, ठीक। हार्मोन जो इससे निकलता है उसका नाम है थाइमोसिन। ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी। और हमने आपको बताया वो कौन सी सेल्स हैं? देखिए आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 होती हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये 2 तरीके के, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। पूरा ब्लड पढ़ा चुके हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में आपने कहा यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होती हैं। एग्रैनुलोसाइट्स में आपने कहा मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में बता दें टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होती है, और जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो यहाँ आती है डेवलप हुई। क्लियर? यस सर। ठीक, खत्म। किडनी। हाँ, अब किडनी को छोड़ते हुए हम सीधे पहुंचते हैं पैनक्रियास के ऊपर। देखिए हमारा पैनक्रियास जो है ये मेन एंडोडर्मल। पैनक्रियास की ओरिजिन कहाँ होती है? एंडोडर्मल ओरिजिन, ठीक। दूसरी खास बात पैनक्रियास की हमने अभी आपको बताई पिछले वीडियो में, कैसे होती है ये है मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियास बहुत बढ़िया ग्लैंड है, यस सर, ठीक है। एक बार देख लीजिए कहाँ होती है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। ये पढ़ा हुआ पैनक्रियास, क्वेश्चन मार्क पड़ा, ठीक है। ये पैनक्रियास है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। और पैनक्रियास जो मिक्स्ड ग्लैंड है, पैनक्रियास के अंदर 2 चीजें मेन मिलती हैं। एक तो पैनक्रियास का है एक्सोक्राइन पार्ट, एक एंडोक्राइन, एक होता है इसका एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन से सर हार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट कहता है पैनक्रियाटिक एसिनाई, ठीक है। और इससे निकलते हैं एंजाइम्स। क्या निकल रहे हैं? एंजाइम्स, जैसे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, डीएनएज, आरएनएज, ये सारे जितने डाइजेस्टिव सिस्टम में है। ये मेरी 10th क्लास की वीडियो है, उस पर आप देख सकते हो पूरा। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं नाम। इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती है,
अल्फा सेल्स, बीटा बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स, गामा नहीं पीपी सेल्स। अल्फा सेल जो निकालती है वो निकालती है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, इससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन, अभी जो हमने आपको बताया सोमैटोस्टैटिन पिछली सेल में, पी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज, ठीक है। पीपी से क्या निकलता है सर? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। सोमैटोस्टैटिन हमने आपको बताया ये क्या करतेगा, ये इन दोनों के या इससे निकलने वाले हार्मोन्स को इनहिबिट करेगा। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, ग्लाइकोजीनोलिसिस। क्या कहते हैं इसे? ग्लाइकोजीनोलिसिस। ग्लाइकोजीनोलिसिस। बीटा सेल क्या है, इंसुलिन निकाल रहा है। इंसुलिन का काम क्या है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ये जीनोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है डेथ, ग्लाइकोजीनोलिसिस का मतलब हो गया ग्लाइकोजन की डेथ हो गई। वो किस में बदल गया, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। और अभी इन्होंने कहा ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक नया टर्म अभी इन्होंने बोल दिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये यहाँ क्या है नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन वो रादर देन ग्लाइकोजन एंड अदर सब्सटेंसेस, लिपिड से लिपिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ग्लूकोज में, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुविक, हाँ बिल्कुल सही, वन पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज का टूटना और पायरुविक एसिड का बनना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल से पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, 10 स्टेप का रिएक्शन। तो ग्लाइको वाले सारे काम आपने समझ लिए, क्या हो गए ग्लाइको वाले सारे काम, एक हो गया ग्लाइकोजेनेसिस, ये होगा ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस, देखिए जब कभी बायो में जेनेसिस आता है, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, जब कभी लिसिस आएगा, लिसिस का मतलब क्या आ गया, डेथ। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन बाय इंसुलिन बीटा सेल। ग्लाइकोजीनोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी लिसिस है डेथ ऑफ ग्लाइकोजन, क्लियर है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजन। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब नया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज नियोजेनेसिस किसी दूसरी तरह से, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का, लिसिस का मतलब फिर आ गया टूटना, यहाँ ग्लाइकोजीनोलिसिस था ग्लाइकोजन का टूटना, यहाँ ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का टूटना। आगे सारी बात, यस सर, आ गई, कोई दिक्कत? यस नहीं। अब पीपी वाला हो गया पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसका भी सर्टेन फंक्शन याद नहीं है इनको, लेकिन फिर भी 2-4 फंक्शन उन्होंने लिख दिए, मतलब ये रिसर्च का पार्ट है अभी। हमने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से पार्ट है, एक तो एक्सोक्राइन पार्ट है, दूसरा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में अल्फा, बीटा, गामा और पीपी, और एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक एसिनाई है, यस सर, ठीक है। इसको उसमें लिटिक ऑफ हैंगर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है उसमें अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स है, मिल गई। यस सर। अल्फा सेल्स क्या बना रहा है, प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स आल्सो कॉल्ड ए सेल, बीटा सेल्स 65%, बहुत ज्यादा होते हैं, क्या निकाल रही हैं, इंसुलिन, ठीक है, ये निकल इंसुलिन निकल रहा है, ये ग्लूकागॉन निकाल रही है। और डेल्टा सेल क्या निकाल रही है, ये बताया आपको, सोमैटोस्टैटिन, ये इनहिबिट कर देगा। और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स जो है चल रही है, हाँ, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकाल रही है, ठीक है। बीटा सेल्स आर यूजुअली फाउंड टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द आइलेट्स। अब ये इतना नहीं देखना कि कहाँ निकलता मिडिल है, ये आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये आपको देखिए, ये गोल गोल से दिख रही है, ये है पैंक्रियाटिक एसिनाई, ये क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट। ये बीच बीच में ये आपका जो पार्ट है, ये है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये एंडोक्राइन पार्ट है, इसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स।
आइए हार्मोन्स और उनके काम। ग्लूकेगॉन अभी बताया हमने आपको, क्या करेगा ये, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इसे एंटी इंसुलिन हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इंसुलिन के अपोजिट वर्क कर रहा है, तो एंटी इंसुलिन हार्मोन भी कहते हैं। टारगेट सेल इसकी क्या है, ये सारे काम होंगे लिवर में या एडिपोज टिश्यू में, तो इसकी टारगेट सेल होगी लिवर और एडिपोज टिश्यू। दूसरा आता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकेगॉन। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट, वो इसका अपोजिट, ये उसका अपोजिट, ठीक है। इंसुलिन डिक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को और किसमें बदल देता है ये, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है। इसके अलावा इट प्रोमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन द टिश्यू ऑफ फ्रॉम एमिनो एसिड। इंसुलिन का दूसरा काम देखिए, ये हो गया, पहला काम तो आपको समझ में आ ही गया। दूसरा काम यहाँ पे देखिए, तीसरा काम है इंसुलिन रिड्यूसेस कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। एनाबॉलिक हार्मोन है, ये बढ़ाएगा प्रोटीन्स को, बढ़ाएगा। यस सर। इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ फैट एंड एडिपोज टिश्यू फ्रॉम द फैटी एसिड। इंसुलिन रिड्यूसेस ब्रेकडाउन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ये इंसुलिन के काम है। यस सर। इंसुलिन एक्ट on the cells of liver, muscles and adipose tissue। लिवर में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में ये एक्ट करेगा। एलोहेक्सिन एंड कोबाल्ट क्लोराइड आर कंपाउंड्स वाइडली यूज्ड बाय साइंटिस्ट्स टू स्टडी सेल फिजियोलॉजी ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये कोबाल्ट क्लोराइड और एलोहेक्सिन जो है, ये कुछ केमिकल्स हैं जिनका यूज कर रहे हैं साइंटिस्ट, किसको, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो हार्मोन्स हैं उनकी फिजियोलॉजी को पता करने के लिए। Alloxan is used to destroy beta cells while cobalt chloride destroy alpha cells of islets of Langerhans। क्लियर है, ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा एज में या याद कर सकते हो। इसके बाद सोमैटोस्टैटिन की बात करते हैं। सोमैटोस्टैटिन हमने आपको बताया कि ये हार्मोन्स जो निकल रहे हैं उनको सप्रेस कर देगा, पिछले वीडियो में हम बता भी चुके थे, ये फिर से बता दे रहे हैं कि जो हार्मोन ये निकाल रहा है, एंजाइम, इंसुलिन निकाला, ग्लूकागॉन निकाला, पीपी निकाला, उस सबको ये सप्रेस कर देगा, उनको रिलीज को कम कर देगा। और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इट अपीयर्स दैट पैनक्रियाटिक अपीयर्स, समझ रहे हैं, माना जा रहा है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियास। ठीक, अभी है नहीं कुछ, आगे कुछ पता नहीं, खत्म पैनक्रियास। पैनक्रियास का काम खत्म। यस सर। लेकिन अभी डिसऑर्डर तो इसके पढ़े नहीं आपने पैनक्रियास से रिलेटेड। अरे भाई इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है तो क्या होगा, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा डायबिटीज इंसिपिडस। यस सर। पिछली वीडियो में आपने डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा था। एडीएच हार्मोन्स की कमी की वजह से यूरिन लगातार पास हो रही थी और डाइल्यूट यूरिन थी, उसमें ज्यादा बार यूरिन जाना, इसे क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और ये ग्लूकोज यूरिन के साथ में बाहर निकलने लगेगी, इसे कहते हैं डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज दो तरीके की है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलेटस। तो ये वाली जो डायबिटीज है जो इसकी वजह से हो रही है, इंसुलिन की कमी की वजह से, जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है और हमारे यूरिन के साथ में ग्लूकोज पास होने लगा है, इसे क्या कहते हैं हम, डायबिटीज मिलेटस। और पीछे जो एडीएच की वजह से हो रही थी वो डायबिटीज इंसिपिडस है। क्लियर है? यस सर। तो डायबिटीज मिलेटस के ऊपर देखिए यहाँ पे बात करते हैं। इसे हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसेमिक हो गया यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ द pancreas is diabetes mellitus, now recognizing to exist in two forms, दो form, insulin dependent and insulin non-insulin dependent। Insulin dependent diabetes mellitus is caused by failure of beta cells to produce adequate amount of insulin, while non-insulin dependent diabetes mellitus appears to involve failure of insulin to facilitate the movement of glucose into the cells। Clear? यानी कि आपने कहा, फिलहाल ये तो थोड़ा एडवांस लेवल पे, आप इतना समझ सकते हो कि इंसुलिन की कमी से ही हो रहा है। इसमें एक जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। एक में कह रहा है कि इंसुलिन का फेलियर हो रहा है, इंसुलिन बन ही कम रहा है। दूसरा कह रहा है इंसुलिन का फेलियर हो रहा है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। बट एट द एंड क्या हो रहा है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एलिवेट कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, इन बोथ डिसऑर्डर्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज एलिवेटेड अबव द नॉर्मल रेंज। ठीक है, सम ऑफ द ग्लूकोज एक्सट्रैक्टेड इन द यूरिन एंड वाटर follows the glucose, causing excessive urination and dehydration of the body tissue. This causes excess thirst, आपको प्यास ज्यादा लगने लगेगी, यूरिन ज्यादा होने लगेगा।
पॉलीडिस्पिया, यानी आपको प्यास ज्यादा लगना, पॉलीडिस्पिया होने लगेगा। The cells are unable to utilize glucose and other carbohydrates for energy production. They utilize their protein for fat. For it. अब वो अपने प्रोटीन यानी सेल्स में ग्लूकोज और फैट का जो है वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, टूट नहीं पाएगा, जिससे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वो सेल्स एनर्जी के लिए क्या कर रही हैं? सेल्स एनर्जी लेने के लिए क्या करेंगी? अब वो प्रोटीन तोड़ने लगेंगे, और जब प्रोटीन तोड़ने लगे तो आपको कीटोसिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, द पर्सन बिकॉज ऑफ वेरी वीक डिग्रेडेशन ऑफ फैट इंक्रीजेस प्रोड्यूसिंग कीटोन बॉडीज, कीटोसिस। जब प्रोटीन टूटेगा तो क्या होगा? कीटोन बनने लगेगा। फैट मोटे भी होने लगते हैं। हाँ, कई चीजों में फैट मोटा भी हो रहा है, आपको कमजोरी लग रही है, हड्डियां टूटने लगी, मसल्स टूटने लगी है, आदमी ढीला पड़ने लगा। यानी डायबिटीज होने से धीरे धीरे आदमी अंदर से गलने लगेगा, उसका प्रोटीन टूट रहा है, वो उतना एक्टिव नहीं रहेगा, धीरे धीरे बाय द टाइम, और आदमी मर जाता है। द लेटर आर एसिडिक, तो कीटोन बॉडीज बनेगी, एसिडिक होगी, पॉइजनस होगी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो क्या हुआ? आपके हार्ट के ऊपर जाने लगा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, पावर इज impaired, administration of insulin lowers the blood glucose level, it gives relief to the patient. The tendency towards non-insulin dependent diabetes appear. तो क्या हो रहा है? आपको कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, इंसुलिन दी जाती है अलग से। जब इंसुलिन दी जाएगी तब तो हो जाएगा भाई काम, क्योंकि वो इंसुलिन डिपेंडेंट थी। कुछ होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, यानी डायबिटीज दो तरीके की है। एक में इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये हो रहा था। एक में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन इंसुलिन वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो जो दूसरी वाली है उसमें क्या होगा? तो पहली वाली का तो समाधान ये है कि आप क्या करो, इंसुलिन दे दो। दूसरी वाली का समाधान क्या है? A tendency towards non-insulin dependent diabetes appears to be inherited as an autosomal recessive characteristic. ये इनहेरिटेड डिजीज है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ सकती है ये वाली जी। अब देखिए दो तरीके की डायबिटीज और होती हैं, एक टाइप 1 टाइप 2, बताएंगे? बता दीजिए सर। टाइप 1 डायबिटीज वो होती हैं जो पैदाइशी होती हैं, और टाइप 2 डायबिटीज वो होती हैं तो 30 साल के बाद आपको डायबिटीज हो जाती है। ऑनसेट लेस देन 20 साल, 20 साल उससे कम में। नॉर्मल वेट रहेगा, कीटोसिस कॉमन, ठीक है, सीवियर इंसुलिन डिफिशियंसी, बीटा सेल्स डिप्लेशन कॉमन हो रही है टाइप 1। और यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइप 1 कॉमन कहाँ हो रही है? कम उम्र के बच्चों को कहाँ? हाँ सर, बच्चे वो सब वो लगाने लगते हैं चेक, बच्चे करवाएगा तो तुम्हें दिख रही हो फिलहाल। टाइप 2 बहुत ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर जब हमारी एज या उसके ऊपर जाते हैं तब जो बीमारियां हो रही हैं तब वो टाइप 2 डायबिटीज है। ऑनसेट मोर देन 30 इयर्स, ओबेस हो जाएगा आदमी, मोटा होने लगेगा, कीटो एसिडोसिस हो जाएगी, रेयर रिलेटिवली इंसुलिन डिफिशियंसी होगी। खैर, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और हाइपरग्लाइसीमिया क्या है बताइए? हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो गया है, ठीक है, fall to the normal theoretically may be caused by excess of insulin, यानी कि हमारी बॉडी ने इंसुलिन बढ़ा दिया, तब क्या होगा? कम हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकागॉन और फेलियर ऑफ द सिक्रीशन ऑफ 2 हार्मोन्स comparatively regulate the blood glucose sugar. Some individuals have been found to have no alpha cells. अगर उनके अंदर अल्फा सेल्स ही नहीं तो ग्लूकागॉन बनेगा नहीं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जाएगा नहीं, ठीक है, तब उनके अंदर ग्लूकोज की डिफिशियंसी नहीं होगी। अरे कमी कैसे? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, सॉरी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज को तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए ग्लूकागॉन चाहिए, और ग्लूकागॉन है नहीं, तो ग्लूकोज की कमी होगी ना, तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी ग्लूकागॉन। वेयरएज अदर प्रोड्यूसेस एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन या एक्सेस क्वांटिटी में इंसुलिन, दोनों की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक, यस सर। अब ये हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया हम आपको बता दिया। डायबिटीज मिलेटस डायबिटीज इंसिपिडस हम आपको ये भी बता चुके हैं, ये डिफिशियंसी इंसुलिन की वजह से और डिफिशियंसी एडीएच की वजह से। अब आपकी पैंक्रियाज हो गई, लगभग हाँ पैंक्रियाज और थाइमस हो गई। अब ये गोनेट्स वगैरह हम नहीं पढ़ाएंगे अभी, ये नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। हम सीधे आते हैं, अब हमारी बची है एक बड़ी 2 ग्लैंड, एक का नाम है थायराइड ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये 2 बड़ी ग्लैंड हैं, इनके बारे में जानकारी हम लोग पहले लेते हैं। ठीक,
आइए सबसे पहली बात एड्रिनल ग्लैंड की करते हैं, फिर थायराइड ग्लैंड की बात, या पहले थायराइड पढ़ लो। चलो थायराइड पढ़ लो, सीक्वेंस से ही चलो। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की जो ओरिजिन है वो कैसी है? एंडोडर्मल है, एंडोडर्मल ओरिजिन है थायराइड ग्लैंड की। क्लियर है? लोकेशन कहाँ है ये आपको पता है, गले में होती है। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बच्चा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? लिवर, नहीं लिवर, यस यस यस। और एंडोक्राइन हो गई थायराइड, ठीक है। लोकेटेड एंटीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज। हमारे अंदर लैरिंग्स होता है, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग लैरिंग्स पढ़ेंगे, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे जो दिखता है टेटुआ जैसे बोल रहे हैं वो लैरिंग्स है। इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं। कितने? 9 कार्टिलेज होते हैं। थायराइड, ट्रिकॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, एरिटिनॉइड, ठीक है, एपिग्लॉटिस। ये 9 कार्टिलेज है। उन 9 कार्टिलेज में से जो थायराइड कार्टिलेज है उसके आगे की तरफ ये ग्लैंड होती है, जिसका नाम क्या है? थायराइड। ये बाई लोब्ड ग्लैंड है। पीछे की तरफ ये 2 लोब्स मिलेंगे, आगे की तरफ ये इस्थमस से जुड़ी होती है। हाँ, और इन्हीं लोब में पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड ये आपको दिख रही है, ये यस सर। आगे से देखने पे ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। यानी कि अगर हम इस ग्लैंड को काट के निकालें तो ये ग्लैंड, एक लोब ये आ गया और दूसरा लोब ये आ गया, और आगे की तरफ ये इस चीज से जुड़ी हुई। जैसा कि हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच बताया था इनफंडिबुलम होता है, ऐसे ही इसमें भी इस्थमस होता है, ठीक है। ये इससे जुड़े होते हैं, वहां इनफंडिबुलम है, ये इस्थमस है, ठीक। तो 2 लोब्स हैं और इस्थमस के थ्रू जुड़े हुए हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड शोज थायराइड फॉलिकल कंपोज्ड ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं तो इसमें थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स है। ये फॉलिकल्स है, ये किसके बने हुए? फॉलिकुलर एपिथेलियम है। ये क्यूबाइडल सेल्स है। एपिथेलियल सेल्स के पार्ट हमने आपको बताए थे, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू, याद है? कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होती है और सिंपल। सिंपल में भी कौन कौन से आ जाते हैं? स्मूथ वाले, स्क्वामोइडल सेल्स होती है, क्यूबाइडल होती है, कॉलमनर होती है, स्क्वैमस सेल्स होती है। तो स्क्वैमस, क्यूबाइडल और कॉलमनर। तो क्यूबाइडल सेल्स या क्यूब लाइक सेल्स हैं फॉलिकुलर एपिथेलियम में। और अंदर की तरफ जो इसके अंदर देखिए, ये जो ये फॉलिकल्स हो गए ना, और इसके अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है उसे कोलॉइड बोल देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट इसका बांट दिया, ये फॉलिकल्स से मिलकर बना हुआ है, देख रहे हैं। और बीच बीच में इसके कनेक्टिव टिश्यू भरा होगा, यस सर, जिसे स्ट्रोमा कह दिया है। और उस स्ट्रोमा के अंदर भी स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। इन्हें सी सेल्स के बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? सी सेल्स। और ये थायराइड फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर जो लिक्विड भरा है उसे क्या कहते हैं? कोलॉइड। क्लियर है? यस सर। आइए, यही बात यहाँ लिखी हुई, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई है, फिल्ड विद होमोजेनस मटेरियल, जिसे कोलॉइड कह देते हैं। और इसमें स्मॉल अमाउंट में जो बीच बीच में है टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे जो स्ट्रोमा बना रहा है। बिसाइड्स कंटेनिंग ब्लड कैपिलरीज, स्ट्रोमा के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें हम सी सेल्स कहते हैं, या पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड कैन स्टोर इनफ हार्मोन इन द कोलॉइड टू सप्लाई द बॉडी फॉर अबाउट 2 मंथ। इतने इसके अंदर हार्मोन स्टोर हो सकते हैं कोलॉइड में, 2 महीने तक वो सप्लाई कर सकता है अगर नहीं बन रहे तो। समझ में आएगा? अब हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। हार्मोन्स क्या कौन से होते हैं? अभी हमने आपको बताया थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और सी सेल से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। 2 हार्मोन निकल रहा है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। आपको बता दिया। देखिए फिर से समझ लीजिए, कोलॉइड के अंदर T3 और T4 स्टोर रहते हैं। सी सेल्स कैल्सिटोनिन हार्मोन निकाल रही है। सी सेल्स स्ट्रोमा रीजन में है, और ये फॉलिकल्स के अंदर कोलॉइड है, जिसके अंदर T3 और T4 हार्मोन है, जिन्हें थायरॉक्सिन कंबाइंडली थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स 3 हार्मोन, थायरॉक्सिन जो T3 और T4 है, और कैल्सिटोनिन सीक्रेटेड बाय सी सेल्स।
ठीक। दिस ग्लैंड स्टिमुलेट्स सिक्रीट हार्मोन बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे थायरोट्रोपिन कहते हैं, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के ऊपर आ जाते हैं, थायरॉक्सिन T4 और T3, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, कैसे बनता है, क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके अच्छे काम उसमें हैं। देखिए इनमें देखिए T3 और T4 है, एक में 3 आयोडीन और एक में 4 आयोडीन है, देयरफॉर इनका नाम है। T3 सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बट मोर एक्टिव और सेवरल टाइम देन T4, यानी T3 कम निकल रहा है लेकिन एक्टिव उस T4 से ज्यादा। और जब T4 इज कन्वर्टेड टू T3 बाय रिमूवल ऑफ आयोडीन in the liver and kidneys and some other tissues, since both T4 and T3 have similar effects on the target cells, they are generally considered together, named thyroid hormone. टारगेट सेल भी और सब पे सिमिलर इफेक्ट होता है। थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड, पॉइंट पकड़िएगा, जिसके अंदर हार्मोन स्टोर हो सकते हैं। ठीक, और जो थायराइड हार्मोन बन रहा है थायरॉक्सिन, कौन से अमीनो एसिड से बन रहा है, टायरोसिन। ये टायरोसिन अमीनो एसिड है, तो टायरोसिन में 3 आयोडीन लगा दो तो क्या बन गया, ट्राई आइडोथायरोनिन, और अगर 4 लगा दोगे तो टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? यस सर। अब काम क्या क्या होते हैं, काम देखते हैं इसके। थायराइड इजी था, टफ थोड़ी है यार, बहुत आसानी से हो गया। रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है, 10 मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर को ये मेंटेन कर रहा है। दूसरा क्या है, दे स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए बीएमआर को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को, यानी कि आप खाना कितना खा रहे हो उसमें से कितना टूटेगा और कितना बना रहेगा, कौन सी प्रोटीन बनेगा, कौन सा क्या बनेगा, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी और प्रोमोट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू, इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज। ठीक है, दे एज दे इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, thus they maintain body temperature, they help in metamorphosis, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल जो लार्वा होता है उससे फ्रॉग बनता है। ठीक है, अगर इसकी थायराइड ग्लैंड निकाल दो तो कभी टैडपोल जो है वो फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो फ्रॉग में ये मेटामॉर्फोसिस कराता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है चेंज, टैडपोल से या उसके लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में बदलना। मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस, हाँ, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस और मेटामेरिज्म। आगे आते हैं, अगला फंक्शन, दे इंक्रीज एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, ये उनके एक्शंस को बढ़ा देंगे, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। अब आ जाता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमने आपको बताया कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा। इट इज सीक्रेटेड व्हेन कैल्शियम लेवल हाई इन ब्लड, यानी ब्लड में जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, आपने खूब कैल्शियम सैंडोज खाई, कैल्शियम गोली खाई, पाउडर की फॉर्म में खा लिया, ये बढ़ गया ब्लड। अब बढ़ गया तो कैल्शियम को हटाना है ना बॉडी से, कैल्शियम को हटाने के लिए कहाँ ले जाएंगे, हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी जगह जहाँ कैल्शियम स्टोर हो सकता है, बोन। यस, तो बोन के अंदर ये स्टोर करा देता है, यानी कि ये कैल्शियम को बोन में लगा देगा, सप्लाइंग रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन बोन से रिलीज भी होता रहता है तो उसको कम कर देगा, यानी कि इट देन लोअर्स कैल्शियम लेवल, ये कैल्शियम लेवल को कम कर देगा। thus calcitonin has an action opposite to that of parathyroid hormone on calcium। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है, पैराथ हार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो ये बोन के अंदर से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में मिला देगा, और जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, इसको फिर हड्डियों में डाल देगा। तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, पैराथायराइड ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। ठीक है, अब कैल्शियम का लेवल कम कैसे हो सकता है, हमें ये बताओ। बोन एब्जॉर्ब करने, आप खाना खाते हो, जब खाना खाते हो उसमें आपने कैल्शियम ले लिया, हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम से। दूसरा, जब हमारा फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन जब हो रहा होता है,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे रीएब्जॉर्प्शन ना हो कैल्शियम का वहां से। तीसरा, बोन से कैल्शियम रिलीज हो रहा है लगातार, ब्लड में जा रहा है, उसको रिलीज को कम करा दो तो इस तरह से कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। और इसी का अपोजिट करा दोगे तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए पैराथायराइड, घटाने के लिए कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कहां से निकल रहा है? थायराइड ग्लैंड से। पैराथायराइड कहां से निकल रहा है? पैराथायराइड ग्लैंड से। क्लियर? तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक। यही बस एक है, बस खत्म। बस एक कहां पे पैराथायराइड हार्मोन का अभी इसी में इंक्लूड कर लिया। ये दोस्तों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक फंक्शन करते हैं, ऑपोजिट करते हैं। अब देखिए डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड से होने वाले डिसऑर्डर। हाइपरथायराइडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल खूब हो रही लोगों को। और हाइपोथायराइडिज्म ये ज्यादा होती, ये कम, ये हमको भी हो चुकी है। क्या ये चीज? हाइपरथायराइडिज्म, सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगता है। आप नहीं देख रहे हो पतले होते जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगेगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो कम हो गया। इसे ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पैरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, या इसे एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये सिम्टम्स हमारे अंदर अभी पूरी तरह से शो नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके अंदर हाँ, क्या क्या चीजें हैं देखिए इसमें क्या होता है। सिगरेट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सोप्थेल्मिया यानी प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। मेरी आंखें और धंसती चली जा रही, ये कह रहा है प्रोट्रूजन, आंखों से ये जो आई बॉल्स है ये बाहर की तरफ आ जाएगी कुछ इस तरीके से, मेढक बन जाए, ऐसा हो नहीं रहा, ठीक, बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन बिहाइंड देम, पीछे की तरफ फ्लूइड जमने लगेगा। लॉस ऑफ वेट, ये मेरे साथ पूरी तरह से हमें दिख रहा है। स्लाइटली राइज इन बॉडी टेम्परेचर, हाँ ठीक है, ये नहीं होता है, हमें ठंड लगती है। एक्साइटेबिलिटी, रैपिड हीट हार्ट बीट, ऐसा नहीं होता है। नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस, हाँ रेस्टलेसनेस होती है। यानी अभी इसमें से कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी में हमें शो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इसी के हो, तो हो सकता है टेस्ट गलत हो। 50% तो मेरा बैच। हाँ, इसमें से आधे से ज्यादा सिम्टम्स तो आप लोगों के भी मैच हो कि रेस्टलेसनेस होता है, नर्वसनेस रहती है, ठीक है, गर्मी लगती है, हार्ट बीट बढ़ी रहती है, तो ये तो एक्सरसाइज के टाइम पे भी होता है। नहीं, नॉर्मली रहता है। तो ऐसा जरूरी तो हो सकता है जो टेस्ट करने वाले हैं, जिन्होंने टेस्ट किया है, मेरा गलत कर दिया हो। हालांकि 2 बार हम टेस्ट करा चुके हैं इसका, और दोनों बार हाइपरथायराइडिज्म हमें डिटेक्ट हुआ। एक बार लेकिन फिर वो तीसरी बार में सही भी दिखने लगा, तो उनका भी हो सकता है टेस्ट करने वालों की गलती है। आगे देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब अगर कम हो गया है, ये औरतों में बहुत होता है, फीमेल्स में। हाइपोथायराइडिज्म आपने देखा होगा, मोटी होती चली जा रही है, क्यों हो रहा है? वो ये चीजें, डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई है, क्रेटिनिज्म इसका पहला आता है। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन इन्फेंट्स, बच्चों में, छोटे छोटे, ठीक है, हैज स्लोली बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। क्रेटिनिज्म अभी हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, जाइगेंटिज्म और क्रेटिनिज्म पहली वीडियो में। रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट, अदर सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर इज स्लो हार्ट बीट, lower blood pressure, decrease in temperature, stunted growth, pot belly, pigeon chest, protruding tongue और retarded sexual development। ये सारी चीजें होंगी अगर बच्चों में, तो इसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। मिक्सोडिमा या गर्ल डिजीज इसे कहते हैं बड़ों में। थायराइड हार्मोन इन एडल्ट, अगर ये डिफिशियंसी हो रही है एडल्ट्स में, तब ये इसे मिक्सोडिमा या इसे गर्ल डिजीज भी कहेंगे। Disease characterized by puffy appearance due to accumulation of fat in the subcutaneous, puffy appearance मिल रहा है, ठीक है, because of low metabolic rate, the patient lack alertness, कैसा होता है, intelligence, क्या इसकी कमी है, या initiative, he also suffers from slow heartbeat, low body temperature and रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। ऐसा तो नहीं, ये भी लग रहा है। अब आ जाते हैं अगला, तो इसको कैसे सही करा जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, अलग से थायराइड हार्मोन ले लीजिए, सही हो जाएगा। आता है सिंपल ग्वाइटर, घेंगा रोग जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, गले में जो है सूजन आ जाती है, पूरा फूला रहता है ये। तो इट इज ड्यू कॉज डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। हमारी बॉडी में अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का। इट मे लीड टू क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा, और इसी की वजह से क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा हो सकता है, यानी ऊपर वाली चीजें हो सकती है। यानी कि अभी तो सिर्फ सूजन आई थी, फिर क्या होगा, धीरे धीरे इनमें से कोई एक सिम्टम आपको दिखने लगेगा। अगर एडल्ट है तो ये, और नहीं है तो ये। दिस डिजीज इज कॉमन
इन हिल एरिया। ये जो डिजीज है ये हिल एरिया में एडिशन ऑफ आयोडीन, तो हमें आयोडीन दी जाती है। कभी कभी कुछ बच्चों में यहाँ पे गांठ ऐसे निकलने लगती है गर्दन के पास में, यहाँ पे वो गांठ निकल रही है, क्यों निकल रही है, वो इसका एक छोटा सिम्टम है। वो आयोडीन देता है डॉक्टर, तो इसकी वजह से सही होता है। हमारा एक दोस्त था, उसके भाई के अंदर ऐसी चीज़ हो रही, तो उसको आयोडीन अलग से खिलाई तो सही हो गया। अब इसी में एक और डिजीज आती है हैशिमोटो डिजीज। ये कौन सी है? हैशिमोटो, चाइनीज, ठीक है, जापानीज वाली होगी कुछ। तो अब आप देख लीजिए इसमें हैशिमोटो डिजीज क्या है। In this disease, all the aspects of thyroid function are impaired. It is an autoimmune disease, autoimmunity, ठीक है, in which the thyroid gland is destroyed by autoimmunity. Autoimmunity is rheumatoid arthritis भी होती है, ठीक है। अभी एक और बची है ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अभी थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियास खत्म हुई है, एक एड्रिनल और 3 ग्लैंड और कवर हो जाएंगी, उसके बाद चैप्टर में कुछ दम नहीं बची है, ठीक है। यहाँ आपको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और आयोडीन डिफिशियंसी गोइटर के बारे में डिफरेंस दिए हुए, खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अब हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में हमें कुछ बता रहे नहीं है, बता दिया। पैराथायराइड ग्लैंड में हमने आपको बता ही दिया है, बस इसकी याद रखिए, ओरिजिन एंडोडर्मल होती है, ठीक। जो हार्मोन निकलता है वो पैराथ हार्मोन है, ठीक है। इसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड्स आर अरेंज्ड इन कॉम्पैक्ट मास। 2 टाइप ऑफ सेल्स है, एक चीफ सेल्स है और पेरिफेरल सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स है या ऑक्सिफिल सेल्स है, यहाँ आपको दिख रहे हैं, ठीक। और इससे जो हार्मोन निकल रहा है पैराथायराइड, पैराथ हार्मोन है, और इसी को कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर, उन्होंने डिस्कवर किया था। और इसका फंक्शन हमने आपको बता दिया, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट होता है किसके, कैल्सिटोनिन के, ठीक है। ये ब्लड में इंक्रीज करा देगा, पीटीएच इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा, और वो कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था, ठीक। तो इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बस ये याद रखिए कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 2 इधर और 2 इधर, 4 होती है टोटल, यानी 2 पेयर। अब पैराथायराइड के डिसऑर्डर, हाइपर पैराथायराइडिज्म, वही बात है कि आपकी हड्डियां जो हैं वो टूटने लगेगी, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी अगर ज़्यादा बढ़ने लगे। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इससे एक क्वेश्चन तो लगभग हमें लगता है आएगा ही नीट में, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड इसी को सुप्रारीनल ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसकी ओरिजिन तो लिखी नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग रीजन है, उनकी ओरिजिन अलग अलग है, अभी आगे हम बताएंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, फाइट फ्लाइट हार्मोन इसी से निकल रहा है इसलिए। इसके ऊपर देखिए एक कवरिंग है जिसे कैप्सूल कह देते हैं, फाइब्रस कवरिंग है जिसे कैप्सूल कह देते हैं, और ये 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये किडनी के ऊपर लगी हुई ग्लैंड दिख रही है, और इसमें 2 रीजन है, ये बाहर की तरफ कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको, अंदर की तरफ आपको मेडुला दिख रहा है, और ऊपर की तरफ कवरिंग है कैप्सूल की, फाइब्रस कवरिंग, ठीक। आइए एक एक के बारे में। कॉर्टेक्स 3 फर्दर पार्ट में डिवाइडेड है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस, 3 पार्ट में डिवाइड। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। आइए यहाँ देखिए, ये कॉर्टेक्स को बांट दिया 3 पार्ट में, और ओरिजिन देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्म से डिराइव हो रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे बाहर की तरफ जोना ग्लोमेरुलोसा आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली कवरिंग एक सिंगल लेयर है, गोल गोल सी सेल्स आपको दिख रही है। फिर आपको जोना फेसिकुलेटा दिख रही है, और सबसे नीचे की तरफ आपको जोना रेटिकुलेरिस दिख रही है। इसके बाद फिर आपका एड्रिनल मेडुला शुरू हो जाएगा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस, ध्यान रखिए, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ इनके नाम, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस, ठीक। आइए एक एक के बारे में काम देखते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या क्या निकलता है, यहाँ से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, दे अफेक्ट मिनरल होमियोस्टेसिस। कितने % ये बनाता है, लगभग 15% पूरी ग्लैंड का ये पार्ट बना रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं,
जोना फेसिकुलेटा लगभग 50% पार्ट बना रहा है आपकी ग्लैंड का, और इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं विच नेम्ड बिकॉज दे अफेक्ट ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ठीक है, ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस के ऊपर ये अफेक्ट करेंगे। जोना रेटिकुलरिस जो है ये लगभग 7% है, और ये क्या कर रहा है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स निकल रहा है, एंड्रोजेंस, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एंड्रोजेंस दैट हैव मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट, यहीं से आपको इफेक्ट मिलेगा। द सेल्स ऑफ जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड, सी, विटामिन सी मिलेगा इसमें। जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस में विटामिन सी लिखने को मिल जाता है। लिखने वाली चीजें लिख लीजिएगा। हार्मोन की बात करते हैं अब, और उनके काम एक एक करके आपको बता दें। तीन जोन है। हाँ सर। और 3 जोन से अलग अलग। अच्छा सर, जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जोना रेटिकुलेटा से गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छा सर, मेडुला से अलग अलग निकलते हैं, मेडुला से अलग, मेडुला से भी 2 हार्मोन निकलते हैं, अलग अलग नहीं, मेडुला से ही 2 हार्मोन निकलते हैं। अब ये 3 है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या होता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। These hormones are secreted by the cells of the glomerulus, adrenal cortex. As the name indicates, they are responsible for regulation of mineral metabolism. अब इसमें पहला नाम होता है एल्डोस्टेरॉन, यानी सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म हम पढ़ाएंगे जब हम बताएंगे किडनी के बारे में और किडनी का रेगुलेशन, तो वहां पे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन और एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। तो ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये यहीं से निकलता है। इज द प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, लगभग 90 to 95% निकलता है ह्यूमंस में। Like other hormones, adrenal cortex, aldosterone is a steroid hormone. हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की जब बात करेंगे हार्मोन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, तो वहां हम आपको बताएंगे कई तरीके के हार्मोन होते हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, फैट वाले होते हैं, प्रोटीन वाले होते हैं, अलग अलग तरीके के। उसमें से ये याद रखिए, एल्डोस्टेरॉन कैसा है, स्टेरॉइड हार्मोन है एकदम काम। हाँ, इसका मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेट सोडियम कंटेंट ऑफ द बॉडी। It is secreted when sodium level is low. हमारी बॉडी में जब सोडियम का लेवल लो होगा, it acts on the kidney to cause more sodium to return to the blood. ये किडनी के ऊपर है, सोडियम को बढ़ाएगा, and more potassium to be excreted. यानी कि किडनी ब्लड के अंदर सोडियम को बढ़ाना और पोटेशियम को बाहर निकाल देना किडनी से। ठीक है, the sodium concentration in the blood increases, water flows by the osmosis, so body volume, blood volume increase हो जाएगा। Thus the effect of aldosterone to increase both sodium and water in the blood. ठीक है, तो aldosterone का काम है कि हमारे ब्लड में सोडियम और वाटर के लेवल को बढ़ा दे। टारगेट सेल क्या है इसकी, किडनी। किडनी से ही रिएब्सॉर्प्शन कराएंगे तो सेल्स ऑफ किडनी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नाम ही बता रहा है आपको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है, as the name suggests, they affect carbohydrate metabolism. However, they also affect metabolism of proteins and fat. ठीक है, glucocorticoids include 3 main hormones: cortisol, corticosterone और cortisone. cortisol, corticosterone और cortisone, जिसमें से 3 controls most abundant 95% of the 3. cortisol जो है ये सबसे ज्यादा है, पहला वाला। ठीक, अब इट स्टिमुलेट्स, ये करता क्या है, लिवर सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। हमने आपको बताया था नियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का बनाना किसी ग्लूकोज या नॉन कार्बोहाइड्रेट से, यानी ग्लिसरॉल से, एमिनो एसिड से बनाना। Thus increase level of glucose in the blood. Cortisol also stimulates degradation of proteins within the cell, amino acids in the blood, therefore increase level of amino acid in the blood. Third effect cortisol का होता है is to stimulate the breakdown of fats in adipose tissue. यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लेवल को बढ़ाना और प्रोटीन और फैट के लेवल को कम कर देना। cortisol का एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है। It retards phagocytic activity of WBCs and thus suppress inflammation reaction. क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन को कम कर देगा। दिस हार्मोन आल्सो रिड्यूसेस नंबर ऑफ मास्ट सेल्स, रिड्यूसिंग सिक्रीशन ऑफ द हिस्टामिन, हिस्टामिन का सिक्रीशन कम करेगा। आल्सो एन एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी देगा, यानी इन्फ्लेमेशन को कम कराएगा।
कॉर्टिसोल आल्सो इम्यूनोसप्रेसिव होता है। कॉर्टिसोल का ये जो है इम्यूनोसप्रेसिव की तरह भी काम करता है। इट सप्रेस सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी को कम करेगा कॉर्टिसोल, ठीक है, एंटीबॉडीज को कम कर देगा, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द लिम्फोइड टिश्यू, और लिम्फोइड टिश्यू में लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन भी कम कर देगा, ओके, ठीक। दिस इज व्हाई कॉर्टिसोल यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिसोल का यूज किया जाएगा। इट इज आल्सो एज ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन जब होता है, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें भी कॉर्टिसोल का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय recipients so that the latter may accept transplanted organ. This hormone increases RBC's count, हमारे में बढ़ा देगा, but decreases WBC count in the blood. It also elevates blood pressure, blood pressure को बढ़ाएगा cortisol in the capacity to cope with stress. इसीलिए ये stress hormone भी कहलाता है। When we are under stress, our body secretes cortisol. That is why this hormone is also called stress hormone. Clear? Target cell कौन है? Liver की cells, ठीक। अब आता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, वही आप एंड्रोजन। देखिए मेल एंड्रोजन आपने पढ़ा है, उसमें टेस्टिस निकाल रहा है, कौन है वो? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन यहाँ पे भी निकलता है, इसे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, इसे सेक्स कॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है सेक्स हार्मोन। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मेल देन फीमेल, मेल में ज्यादा फीमेल में कम, आर प्रोड्यूस। These male sex hormones are called androgens, which are important in the development of male fetus. यानी male fetus के development में इसका एक बड़ा रोल होता है। Although the genetic sex is determined by the chromosome of the fertilized egg, male fetus develop normal male characteristics only if the fetal gonads and adrenal gland produce sufficient quantities of androgen. समझ में आई बात है? यानी कि क्रोमोसोम तो कर रहा है, वो बात अलग है, लेकिन मेल में मेल के पूरे कैरेक्टर पूरी तरह से कैसे आएंगे? जब ये अपना काम पूरा कर रहा होगा। Therefore, androgen stimulates development of male secondary sexual characters like distribution of body hair. Female sex hormone secreted by the adrenal cortex estrogens होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा निकलेगा? ईस्ट्रोजन, मेल एंड्रोजन, which contains development of female secondary sexual characters. टारगेट सेल क्या है? गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी, जिसके लिए भी हाँ। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिसऑर्डर्स भी देख लीजिए यहीं पे। एडिशन डिजीज, पहली डिजीज आ गई एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज क्या होती है? इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डिफिशियंसी हो जाएगी तो सोडियम की कमी हो जाएगी और यूरिन में ये निकलने लगेगा, ठीक है। प्लाज्मा में सोडियम, हाई पोटेशियम बढ़ने लगे, पोटेशियम को बढ़ा देता है। वहां पे क्या कर रहा था? ये पोटेशियम को कम करता था और सोडियम को बढ़ाता था, इस जिसकी वजह से ब्लड में पानी का लेवल बढ़ जाता था। यहाँ ये अगर कम निकलेगा तो क्या होगा? हाइपोसेक्रेशन है ना, डिफिशियंसी से मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज यूरिनरी सोडियम, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक। कुशिंग सिंड्रोम, it is caused by excess cortisol, maybe due to a tumor of adrenal cortex. अगर adrenal cortex में ट्यूमर हो गया है तो एक्सेस में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर पोटेशियम का लेवल कम, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, और शुगर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और जिस इस पूरे को कह देंगे कुशिंग सिंड्रोम। एंडोस्टेरोनिज्म, एंडोस्टेरोन का बढ़ जाना, ठीक है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्टेरोन। और एड्रिनल वेरिनिज्म छोड़ दो, गायनेकोमेस्टिया, ये भी पता है आपको, पता है ना, XXY गायनेकोमेस्टिया। इट इज डेवलपमेंट ऑफ एनलार्ज्ड मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट इन द मेल्स ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। अब आ जाते हैं एड्रिनल मेडुला पे, कॉर्टेक्स पढ़ लिया पूरा। अब आता है मेडुला, फाइट फ्लाइट हार्मोन और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, यानी एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन। ओरिजिन की बात कर लीजिए, ये न्यूरोएक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। इसकी ओरिजिन कहाँ से है? न्यूरोएक्टोडर्म से, एड्रेनल मेडुला की, ठीक, न्यूरोएक्टोडर्म। स्ट्रक्चर की बात छोड़ दो, क्रोमाटिन सेल्स होती है, बस इतना समझ लो, इसके अंदर क्रोमाटिन सेल्स होती है। दीज सेल्स आर कनेक्टेड प्री गैंग्लियोटिक मोटर फाइबर, छोड़ो, सिनेप्टोनीमल एड्रिनल प्रोस्टम छोड़ दो। हार्मोन्स की बात करो, इसमें दो तरीके के हार्मोन हैं, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, या एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन के दूसरे नाम। यस सर। एपिनेफ्राइन यानी नॉर एपिनेफ्राइन यानी नॉर एड्रिनलिन,
इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशन। इट कॉजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशली all the blood vessels of the body. It causes increased activity of the heart, inhibition of the gastrointestinal tract, dilation of pupils of the eye and so forth. ठीक है, ये नॉर्मली काम करता है। एपिनेफ्राइन वही जो हम लोग एपिनेफ्राइन यानी एड्रेनलिन हार्मोन जो है, it secretes at the time of emergency, hence it is called emergency hormone. It's called almost same effect those of norepinephrine but emergency में, ठीक है। ये एकदम फर्स्ट एपिनेफ्राइन हैज ग्रेटर इफेक्ट, अलग-अलग क्या इसमें डिफरेंस है? Cardiac. एपिनेफ्राइन हैज ग्रेटर इफेक्ट ऑन कार्डियक एक्टिविटीज देन नॉरएपिनेफ्राइन। सेकंड डिफरेंस है, एपिनेफ्राइन कॉज ओनली वीक कंट्रैक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स of the muscles in comparison to the much stronger contractions that results norepinephrine, ठीक है, यानी norepinephrine ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, एपिनेफ्राइन कम करेगा। थर्ड डिफरेंस क्या है? एक्शन ऑफ एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन relates their effect on tissue metabolism. Epinephrine probably has several times a great metabolic effect as norepinephrine, ठीक। अब आ जाते हैं इसके टारगेट सेल के ऊपर। तो वही है, हमारे टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, हार्ट है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक। ये हो गया खत्म। इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोल देते हैं, ठीक है। एक मिनट, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला में ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है, आप देख लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ लगभग हमारा सारा टारगेट खत्म हुआ आज का। अब हमारी जो 2-3 ग्लैंड्स बची हुई हैं और इसका हार्मोन का एक्शन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करके चैप्टर खत्म कर देंगे। हैव अ नाइस डे।